मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए नेट के पीवाईक्यू लाई हूँ जो 2022 का है। पीवाईक्यू यूथ कंपटीशन जो बुक आती है उसका ये बुक से पीडीएफ मैंने बनाई हुई है। तो मैं डीआई छोड़ के क्वेश्चन नंबर 6 से आपको करवा रही हूँ सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित युक्ति में कौन सा अनाकारिक तर्क दोष है किया गया है। गणित के शिक्षक ने कहा कि परीक्षा के दौरान कोई बातचीत नहीं की जाएगी, इसीलिए यह उचित है कि बीमार महसूस करने पर चांदनी द्वारा शौचालय जाने के लिए पूछने पर उसके अंक घटा दिए गए। जिसमें कौन सा अनाकारिक तर्क दोष है। ये फैलसी से क्वेश्चन नहीं है, ये अनाकारिक तर्क दोष है। आर्ग्यूमेंट बताइए किसका कौन सा है। नंबर ए ऑप्शन ए अपील टू फोर्स, कौन सी फैलसी है। अपील टू इमोशन। नंबर सी अपील टू अथॉरिटी। नंबर डी फैलसी ऑफ एक्सीडेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फैलसी ऑफ एक्सीडेंट। उपाधि तर्क दोष इस युक्ति में है। एनालाइज देख लेते हैं इसका। तर्क दोष हमारे बातचीत और बहस को प्रभावी बना देता है। औपचारिक तर्क दोष तथा अनौपचारिक तर्क दोष। तर्क दोष के दो प्रकार हैं। जब हम अपने कथन को सुनने वाले पर थोपते हैं तब वह बल आग्रह के अंतर्गत आता है, अपील टू फोर्स पे आता है। चालाकी, हेराफेरी तथा बरगलाना मनोभाव आग्रह है, अपील टू इमोशन है। प्राधिकार आग्रह में अपनी गलत व झूठे तर्क को अपने अधिकार के माध्यम से सही साबित करने का प्रयास उपाधि तर्क दोष है, यानी फैलसी ऑफ एक्सीडेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। एक निश्चित धनराशि दी हुई, एक निश्चित धनराशि का वार्षिक ब्याज दर 2 वर्ष में 1008 यानी 3/1/2 वर्ष में 1164 हो जाता है। इस मूल राशि का वार्षिक ब्याज दर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। विषय को विषय सूची से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर ए ऑप्शन एंथ्रोपोलॉजी मनोविज्ञान, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र। ऑप्शन सी साइकोलॉजी मनोविज्ञान। ऑप्शन डी प्रबंधन। इनको आपस में मिलाना है मैं सेक्शन ए सेक्शन बी के तहत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मनोविज्ञान को संस्कृति से जोड़ना है, समाजशास्त्र को समाज से, मनोविज्ञान को अभिप्रेरण से, ऑप्शन और डी को पद्धति से। देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी मनोविज्ञान का है 1 का 4 समाज। क्वेश्चन नंबर इसका बी सही है, 8 का बी। तो 1 का है मनोविज्ञान का, तीसरा कल्चर, बी का है समाजशास्त्र का समाज सोसाइटी, साइकोलॉजी मनोविज्ञान का है ऑप्शन ए। अब मोटिवेशन मनोविज्ञान मोटिवेशन, प्रबंधन मैनेजमेंट, पद्धति सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं, इनमें से आपको बताना है। कथन ए है रैम के अधिकांश रूपों की अंतर्वस्तु लोपशील है, अतः वे दीर्घकालिक डाटा भंडारण के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। ऑप्शन बी है कथन रैम प्रोसेसर रजिस्टरों की तुलना में हार्ड डिस्क की डाटा तक पहुंच अधिक तीव्र है। इसका करेक्ट आंसर है 1 सही है, आर असत्य है। ऑप्शन नंबर सी जो रैम है अधिकांश रूपों के अंतर्वस्तु लोपशील होती है। रैम अल्पकालिक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। जनगणना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण हो सकता है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक अध्ययन, ऑप्शन बी केस अध्ययन, ऑप्शन सी लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी अनुदैर्घ्य अध्ययन, ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल अध्ययन प्रायोगिक अध्ययन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी
जनगणना लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के अंतर्गत आती है। जनगणना किसी एक निश्चित समय सीमा में 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल किसी एक निश्चित समय सीमा में न रहते हुए अध्ययन किया जाता है। एक समय में कि पहले ये था, अब ये हो गया है, पहले इतनी जनसंख्या थी, अब इतनी हो गई है। सर्वेक्षण अनुदैर्घ्य अध्ययन एक अध्ययन है जिसके तहत एक विस्तारित अवधि में किए गए शोध को रखा जाता है। इसके अंतर्गत ऐसे डेटा एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है जो या तो मात्रात्मक हैं या गुणात्मक हैं। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 की निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण के रेखीय मॉडल की विशेषताएं हैं। तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि ऑप्शन ए एक मार्गी संप्रेषण, ऑप्शन बी छल योजित प्रतिपुष्टि मैनिपुलेटेड फीडबैक, ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ नॉइस शोर की अनुपस्थिति, ऑप्शन डी यूज ऑफ मास कम्युनिकेशन, ऑप्शन ई सेंडर सेंट्रिक कम्युनिकेशन प्रेषक केंद्रित संप्रेषण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ADE। तो इसका संप्रेषण यानी रेखीय मॉडल का जो विशेषता है एक मार्गी होता है। ये एक व्यक्ति से सिर्फ दूसरे में जाता है, ना कि एक साथ दोनों तरफ संपर्क नहीं हो सकता। एक रेखीय मॉडल है, ऑप्शन डी में आता है और डी सही है। जन संप्रेषण है तो प्रयुक्त होने वाला संप्रेषण है। रेखीय मॉडल जैसे कोई नेता है, राजनेता, वो आप सामने बैठ के किसी को भाषण दे रहा है, रेखीय मॉडल एक से दूसरी तरफ पूरे में जा रहा है। ऑप्शन ई सही है। प्रेषक केंद्रित संप्रेषण है, सेंडर सेंट्रिक कम्युनिकेशन है। जो सेंडर भेज रहा है मैसेज वो उसी सेंट्रिक है, सेंडर सेंट्रिक में कम्युनिकेशन है, उसके केंद्रित है। ऑप्शन डी की व्याख्या भी देख लेते हैं। रेखीय संप्रेषण विधि एक तरफा संचार विधि है जिसमें केवल प्रेषक ही संदेश को प्रेषण करता है तथा प्राप्ति करने वाले की प्रतिक्रिया नहीं होती है। जैसे कोई भाषण दे रहा है, उसमें जनता बैठ के उसमें कोई विचार प्रकट नहीं कर सकती है। इसे एक मार्गी संप्रेषण विधा या प्रेषक केंद्रित संप्रेषण भी कहते हैं। संचार, विपणन, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में उपयोग होने वाली विधि रेखीय संप्रेषण विधि है। रेखीय संप्रेषण के अंतर्गत जन संप्रेषण का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे रेखीय मॉडल के अंतर्गत समाचार पत्र आते हैं, समाचार जारी कर दिया गया, उसमें ये नहीं कि आप उसके क्या रिव्यू दे रहे हैं, आप रिव्यू नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, निम्नलिखित में से किस प्रदूषक को नेत्र में जलन के लिए प्रतिनियुक्त के रूप में माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज कंसीडर्ड एज ए सरोगेट फॉर आई इरिटेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ओजोन समताप मंडल की एक परत होती है, यह हमें सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है, लेकिन ओजोन क्षोभ मंडल में मनुष्यों के लिए खतरनाक है। इसमें सीने में दर्द, आँख में जलन, चिड़चिड़ाहट आदि होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से फेफड़े का संक्रमण होता है। जो फेफड़े की प्रॉब्लम आती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको बताना है कि यदि ब्यूटीफुल को कोट किया गया है ADZT SHETK के रूप में तो कूटबद्ध किया गया है, तो आपको बताना है हैंडसम को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें किया जाता है शब्द को देख के, जैसे कि ब्यूटीफुल तो बी से ए किया गया है, तो आपको हैंडसम नंबर 8 पे आता है, तो आपको जी नंबर 7 पे लाना है। इसको मैं आपको रेखी जो ग्राफ बना है उसी से समझा देती हूँ। देखिए बी को B + 1 A किया गया है, फिर ई के सब में +1 + 1 किया गया है, तो इसमें भी आप +1 ही कर लीजिए। हैंडसम में HG हो जाएगा, A का Z हो जाएगा, N का M हो जाएगा। इधर से इधर +1 किया गया है, इधर से इधर +1 किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। अभी कथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन नंबर 14
अभिकथन DDT जैसे कीटनाशक विशेष रूप से खाद्य श्रृंखला में विच्छेदक होते हैं। कारण है कीटनाशक अत्यधिक सातत्य और जल में घुलनशील होते हैं। इसका आंसर है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक सही है परंतु आर सही नहीं है। DDT जैसे कीटनाशक विशेष रूप से खाद्य श्रृंखला में विच्छेदक होते हैं, ये सही है। कीटनाशक अत्यधिक सातत्य और जल में घुलनशील होते हैं, गलत है, ये घुलनशील नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, संप्रेषण में मितव्ययिता के परीक्षण में इसका तत्व शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉजिकल सिंपलिसिटी। ऑप्शन ए, मितव्ययिता के परीक्षण में तार्किक सरलता का तत्व शामिल होना आवश्यक है। संप्रेषण में मितव्ययिता वह सिद्धांत है जिसमें तार्किक सरलता के माध्यम से हम किसी भी समस्या का समाधान सरलतम तरीका प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी अध्यापक का काम एक संतोषप्रद अध्यापन व्यवसाय हो सकता है यदि वह क्या करे तो संतोषप्रद काम हो सकता है। अपने सहकर्मियों से अधिक अर्हता प्राप्त हो, ऑप्शन बी उच्च अधिकारियों के निकट हो, ऑप्शन सी छात्रों पर अच्छा नियंत्रण रखता हो, ऑप्शन डी छात्रों से सम्मान प्राप्त हो। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, A teacher can have a satisfying teaching profession when he छात्रों से सम्मान प्राप्त करता हो तो टीचर को भी प्रोत्साहन मिलेगा, अपने काम में संतुष्टि होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन से प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम के मोटे तौर पर कार्य हैं। फाइल और फोल्डरों को संभालना, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय भाषा से निम्न स्तरीय भाषा में अंतरण, ऑप्शन सी प्रयोक्ता व हार्डवेयर के माध्यम मध्य इंटरफेस, ऑप्शन डी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर चलाने में सहायता प्राप्त करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सी डी सही है। फाइलों और फोल्डरों को संभालना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इंटरफेसिंग बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ये भी प्रयोक्ता व हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस, ये भी काम है। ऑप्शन डी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर चलाने में सहायता करना, हेल्पिंग टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है, लिस्ट ए लिस्ट बी से आपको मिलान करना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑल एस एच पी, इसको मिलाना है। ऑप्शन बी से नो एस इज नॉन पी, ऑप्शन बी है नो एस इज पी, इसको मिलाना है तीसरे से सभी एस गैर पी हैं, और जो मिलाना है कुछ एस पी हैं तीसरे को चौथे से, कुछ एस गैर पी नहीं है, कुछ एस पी नहीं है, इसको मिलाना है चौथे को ऑब्जर्वर प्रतिवर्त। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए। यदि कथन सभी मानव नश्वर हैं को सत्य के रूप में दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसका सत्य के रूप में अनुमान किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुछ मानव नश्वर हैं। यदि सभी मानव नश्वर हैं को सत्य माना गया है तो निम्नलिखित में से किसका सत्य रूप में अनुमान किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कुछ मानव नश्वर हैं। यदि सभी मानव नश्वर है को सत्य माना गया है तो कुछ मानव नश्वर ये भी सत्य के रूप में ही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 है, इसमें आपको 1 से 20 के बीच में अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9.625। एक से बीच में अभाज्य जो संख्या है ये कौन दी रही हैं,
2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 इनको आपस में जोड़ करके नंबर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो 8 काउंटिंग की जाएंगी उसको उससे डिवाइड कर देना है। जब जोड़ेंगे ऊपर वाली संख्याओं को फिर 8 से डिवाइड कर देंगे तो 9.625 ही आंसर आएगा। औसत में होता है जो नंबर आप जितने डिवाइड कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से नापने का कौन सा पैमाना क्रमबद्धता या श्रेणीबद्धता का समानार्थी है? नंबर ए नॉमिनल स्केल, नंबर 2 ऑर्डिनल स्केल, नंबर 3 इंटरवल स्केल, नंबर डी रेशियो स्केल। इसका करेक्ट आंसर क्रम सूचक पैमाना, ऑर्डिनल स्केल इज करेक्ट आंसर। क्रम सूचक पैमाने के द्वारा डेटा के बीच भिन्नता की डिग्री स्थापित किए बिना उन्हें क्रमबद्धता या श्रेणीबद्धता देने का प्रयोग किया जाता है। नाभिक पैमाना संख्या वस्तुओं को पहचानने में केवल लेवल की तरह कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ज्ञान को संगठित और प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक ग्राफिक उपकरण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए परिकल्पना मानचित्र। ज्ञान को संगठित और प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक ग्राफिक उपकरण है? कॉन्सेप्ट मैप। परिकल्पना मानचित्र प्रयोग दृश्य प्रतिनिधित्व हेतु किया जाता है जिससे विद्यार्थी की समझ और अपनी समझ को मानचित्र के माध्यम से बेहतर विकसित कर सकता है। किसी भी आप कुछ पढ़ रहे हैं अगर उसको यदि मानचित्र के रूप में व्याख्यायित कर लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा समझने में, इजी टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 23 है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलाना है। निजता, परिशुद्धता, प्रॉपर्टी, अभिगम्यता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं हम। निजता व्यक्तियों के संबंध में डेटा संग्रहण और प्रयोग की बात है। परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए डेटा संग्रहण का दायित्व, संपदा, डाटा स्वामित्व और सॉफ्टवेयर में अधिकार। अभिगम्यता अधिगम नियंत्रण करने में डाटा संग्रह का दायित्व। इसमें देखिए हर शब्द के आगे आपको समझने के लिए निजता जब पाएंगे तो व्यक्तियों के संबंध में डेटा संग्रहण और प्रयोग। परिशुद्धता में आपको परिशुद्धता मिल रहा है, संपदा में आपको स्वामित्व का शब्द मिल रहा है, अभिगम्यता में अधिगम नियंत्रण करने का में डाटा संग्रहण का दायित्व मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें कथन और कारण के क्वेश्चन है, सही और गलत आपको बताना है। गवेषणात्मक शोध डाटा सूचकों के लिए की जाती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज कंडक्ट फॉर डाटा इंडिकेशंस। गवेषणात्मक शोध का लक्ष्य कारणता को ढूंढने के लिए अंतिम डाटा एकत्र करना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक सत्य है किंतु आर असत्य है। देखिए मैंने आपको पिछले में भी बताया था कि जहाँ केवल शब्द लग जाए, गवेषणा शोध का लक्ष्य कारणता को ढूंढने के लिए अंतिम डाटा की बात नहीं है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होता है, जो व्याख्यात्मक रिसर्च है, बड़े लेवल पे किया जाता है, उसमें ऐसा नहीं होता है कि आप अंतिम डाटा एकत्र कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये गलत है, पहला सही, दूसरा गलत। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी सही है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा भारत में डिजिटल शासन को विधिमान कर दिया गया है। ऑप्शन बी सही है। आईटी अधिनियम भारत में प्रशासनिक सुधारों के संप्रतीकरण के संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। डिजिटल शासन नौकरशाही, लाल फीताशाही को नियंत्रित करने में एक वरदान है। ये तीनों सही हैं, ए, बी, सी।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि आईटी एक्ट 2000 के माध्यम से डिजिटल प्रशासन प्रारंभ किया गया, जिसमें सरकारी सेवाओं डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाने हेतु उचित कदम उठाए गए। आईटी अधिनियम प्रशासनिक सुधार में प्रमुख भूमिका अदा करता है तथा नौकरशाही लाल फीताशाही को नियंत्रित करने में एक वरदान के रूप में है। आईटी अधिनियम 2000 को जून 2000 में लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाइए कि नीचे दी गई श्रेणी में अगला पद आपको बताना है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 4, 16, 8, 64, 12, 256, 16, 1024 आपके 20 के आगे आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 40, 96। इसका आप देख लीजिए, इसमें आपको देना है 4 का स्क्वायर दिया हुआ है 16, 8 का स्क्वायर दिया हुआ है 64, 12 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 1024 और 1020 का स्क्वायर आपको देना है 40, 96। इसीलिए करेक्ट आंसर है, इसमें सबका स्क्वायर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाइए। कथन है बायोडीजल गैसोलीन की तुलना में सल्फर के उत्सर्जन के सार्थक रूप से कमी ला सकता है। और कथन 2 है बायोडीजल का ऊर्जा घनत्व इथेनॉल की तुलना में बहुत कम होता है। करेक्ट आंसर है एक सही, आर गलत, ऑप्शन नंबर सी। बायोडीजल गैसोलीन की तुलना में सल्फर के उत्सर्जन में सार्थक रूप से कमी ला सकता है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है बायोडीजल का ऊर्जा घनत्व इथेनॉल की तुलना में बहुत कम है, ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्याय तर्कशास्त्र के बारे में सही है? अनुमान केवल सामान्य से विशेष तक होता है। ऑप्शन बी अनुमान केवल विशेष से सामान्य तक होता है। अनुमान केवल विशेष से विशेष तक होता है। ऑप्शन डी अनुमान विशेष से सामान्य के माध्यम से विशेष तक होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इसमें केवल डी सही है। तर्कशास्त्र न्याय तर्कशास्त्र में अनुमान विशेष से सामान्य के माध्यम से विशेष तक होता है। न्याय दर्शन में भारत के 6 वैदिक दर्शनों में एक है। इसके प्रवर्तक ऋषि अक्षपाद गौतम हैं, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। अनुमान विशेष से सामान्य के माध्यम से विशेष तक होता है, यह कथन न्याय तर्कशास्त्र के बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। शोध आलेख में निम्नलिखित में से कौन समष्टि होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है भूमिका, डाटा और डाटा विश्लेषण परिणाम। निम्नलिखित शोध आलेख में निम्नलिखित में से कौन समष्टि होते हैं? रिसर्च आर्टिकल, तो भूमिका भी होनी चाहिए। बिना डाटा के आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं। डाटा में आप रिसर्च करने में डाटा को एनालाइज और रिजल्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए सही है, ए बी सी इसका करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं। एक शोध आलेख प्रमुखतः 8 भाग में वितरित होता है, जैसे शीर्षक, परिचय, भूमिका, साहित्य की समीक्षा, अनुसंधान क्रियाविधि, डेटा विश्लेषण, परिणाम, निष्कर्ष, संदर्भ पृष्ठ। अतः विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाइए। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के दौरान नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन को धीमा करने वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नियंत्रक कंट्रोलर, ऑप्शन बी अवरोधक इनहिबिटर, ऑप्शन सी मॉडरेटर मंदक मॉडरेटर, ऑप्शन डी रिड्यूसर न्यूनीकारक रिड्यूसर। इसका करेक्ट आंसर है मॉडरेटर, मंदक मॉडरेटर। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के दौरान नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन को धीमा करने वाले पदार्थ को मॉडरेटर कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के दौरान नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए मंदक का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में प्रमुखतः हल्का पानी H2O, भारी पानी D2O तथा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय श्रृंखला को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम और बोरान की छड़ों को उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देख लीजिए आप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या भी आप देख लीजिए। यहाँ सॉल्व कराने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, जो बिना बुक के या बिना सामने राइट करके सही से आपको व्याख्या नहीं की जा सकती है। इस खेद है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, मूक के 4/4 प्रारूप में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों और पाठ्यक्रम समन्वयकों के बीच में अन्योन्य क्रिया को सुगम बनाता है? नंबर 1 वीडियो, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी रीडिंग मटेरियल पाठ्य सामग्री, ऑप्शन डी डिस्कशन फोरम परिचर्चा मंच। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डिस्कशन फोरम। मूक के 4/4 प्रारूप में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों और पाठ्यक्रम समन्वयकों के बीच अन्योन्य क्रिया है? ऑप्शन डी डिस्कशन फोरम। क्वेश्चन नंबर 33 है, अनुमान के बारे में न्याय मत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अनुमान कार्य कारण प्रभाव पर आधारित हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ए और बी सही हैं। काले बादल से भावी वर्षा होने का अनुमान करना अनुमान के बारे में न्याय मत है। और बी है नदी में द्रुतगामी कीचड़ भरे जल से विगत की वर्षा का अनुमान करना। अगर आप काले बादल देखेंगे तो भावी वर्षा का अनुमान किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। यदि नदी में आप अभी कीचड़ तुरंत देखेंगे तो बोलेंगे कि वर्षा हुई होगी, तभी ये कीचड़ अभी है। इसका करेक्ट आंसर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अर्थ हेतु अध्ययन अधीन सब्जेक्ट के जीवन के विश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका फोकस होता है? संरचनावाद, व्यवहारिकतावाद, समाजशास्त्र, दृश्य घटना विधान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अर्थ हेतु अध्ययन अधीन सब्जेक्ट के जीवन विश्लेषण में निम्नलिखित में से फोकस होता है दृश्य घटना विधान का। क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाइए। कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग से ग्रीन हाउस गैस मीथेन का अधिक उत्सर्जन हो सकता है। बी है वर्तमान में विश्व के सुदूर उत्तरी क्षेत्रों की स्थायी तुषार भूमि में मीथेन भारी मात्रा में जमी हुई है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो दोनों ही सही हैं। वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग से ग्रीन हाउस गैस मीथेन का अधिक उत्सर्जन हो सकता है, बिल्कुल सही। वर्तमान में विश्व के सुदूर उत्तरी क्षेत्रों की स्थायी तुषार भूमि में मीथेन भारी मात्रा में जमी हुई है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्तमान में भारत में अनुसंधान और नवाचार पर होने वाला व्यय सकल घरेलू उत्पाद का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी सही है, 0.69%। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से प्रकरण अध्ययन शोध की कौन सी विशिष्टताएं हैं आपको बताना है। यह प्रयोगशाला में अनुरूपित होती है, यह विशिष्टता परक है, यह वर्णनात्मक है, यह आगमनात्मक है, यह विध्वंसक है। आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बी सी डी इसका करेक्ट है। यह विशिष्टता परक है, यह डिस्क्रिप्टिव है, वर्णनात्मक है, यह आगमनात्मक है।
प्रकरण अध्ययन शोध विशिष्टता परक वर्णनात्मक आगमनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 38, आपको लिस्ट ए लिस्ट बी से मिलान करना है। NIOS को, NCTE को, AICTE को, NCVET को मिलाना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। NIOS को मिलाना है चौथे से दूरस्थ शिक्षा। NCTE को मिलाना है पहले से अध्यापक शिक्षा। NCTE के तहत NCTE टीचर एजुकेशन के संबंधित है। AICTE संबंधित है दूसरे से तकनीकी शिक्षा और NCVET संबंधित है व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर और देख लीजिए, NIOS दूरस्थ शिक्षा, NCTE अध्यापक शिक्षा, AICTE तकनीकी शिक्षा, NCVET व्यावसायिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 39 में आ जाइए। आपको मैं हिंदी मीडियम से करवा रही हूँ। इंग्लिश मीडियम पे आपको बहुत से एजुकेटर बहुत से जगह आपको मिल जाएगा, बट हिंदी मीडियम में ज़्यादा आपको पेपर फर्स्ट के लिए चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। मैं हिंदी मीडियम वालों को ही ध्यान में रख करके ये वीडियो बना रही हूँ। गैर शाब्दिक संकेतन सिग्नल शाब्दिक संप्रेषण पर बल देने और उसके समर्थन हेतु प्रयुक्त होते हैं। कथन गैर शाब्दिक संकेतक शाब्दिक संप्रेषण हेतु कोई प्रातिस्थानिक नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक सत्य है और असत्य है। गैर शाब्दिक संकेतक सिग्नल शाब्दिक संप्रेषण पर बल देने और उसके समर्थन हेतु प्रयुक्त होते हैं। गैर शाब्दिक संकेतक शाब्दिक संप्रेषण हेतु कोई प्रातिस्थानिक नहीं है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाइए। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा 1962 में नियुक्त की गई उस समिति का अध्यक्ष कौन था जिसे शिक्षा के सभी चरणों में लड़कों और लड़कियों की पाठ्यचर्चा के विभेदन की जांच करने के लिए कहा गया था। इसका करेक्ट आंसर है हंसा मेहता समिति जो है उसकी बात की गई है कि जिसे शिक्षा के सभी चरणों में लड़कों और लड़कियों की पाठ्यचर्चा के विभेदन की जांच के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, संप्रेषण समृद्धि शास्त्रीय व्याख्या निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित करती है? द फिनोमेनोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन इन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पर्सनल एक्सपीरियंस संप्रेषण में समृद्धि शास्त्रीय व्याख्या निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित करती है? निजी अनुभव को सम्मिलित करती है, व्यक्तिगत अनुभव को सम्मिलित करती है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति है? नंबर ऑप्शन ए इंक्वायरी अप्रोच परिप्रेक्षा पद्धति, ऑप्शन बी लेक्चर मेथड व्याख्या पद्धति, ऑप्शन सी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड निदर्शन पद्धति, ऑप्शन डी टीम पद्धति। इसका करेक्ट आंसर है इंक्वायरी अप्रोच परिप्रेक्षा पद्धति शिक्षार्थी केंद्रित होती है। परिप्रेक्षा पद्धति एक शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति होती है। पूछताछ पद्धति पर आधारित शिक्षण और सीखना एक ऐसा दृष्टिकोण है जो छात्रों को मौजूदा ज्ञान के आधार पर अनुसंधान और अन्वेषण तथा गतिविधियों के माध्यम से अपने ज्ञान और समझ का निर्माण करने में मदद करता है। जाहिर सी बात है, यदि कोई शिक्षा है जिसमें स्टूडेंट बात कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, इंक्वायरी अपनी सॉल्व कर सकता है तो सही है। नहीं तो क्या है, टीचर आएगा व्याख्या देंगे चले जाएंगे, समझ में आपको आया या ना आया उनसे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंप्यूटर आरंभिक मेन फ्रेम से विकसित होते हुए आज उच्च परिकलन शक्ति वाली छोटे स्मार्ट उपकरण बन गए हैं। कंप्यूटरों के भौतिक आकार को घटाने में निम्नलिखित में से किस आविष्कार का योगदान है?
ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन सी रजिस्टर, ऑप्शन डी ठोस अवस्था स्मृति सॉलिड स्टेट मेमोरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विचार है कि सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहन, समर्थन और विश्वसनीय परामर्श दिया जाएगा और वे सभी स्वायत्त बनने का लक्ष्य रखेंगे और निम्नलिखित वर्ष तक एक सशक्त शासी बोर्ड BOG का गठन करेंगे। करेक्ट आंसर है 2035 तक का टारगेट लिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विचार है कि सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों प्रोत्साहन, समर्थन और परामर्श दिया जाएगा कि वे स्वायत्त बनेंगे और 2035 तक एक सशक्त शासी बोर्ड BOG का गठन करेंगे। सपोर्टेड एंड मेंटोर्ड एंड शैल एम टू बिकम ऑटोनोमस एंड हैव एन empowered board of governance by the year। लास्ट आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। शिक्षा को एक सभी स्तरों में अंतर्राज्यीय भिन्नताओं को हल करने के लिए शिक्षा को 1976 में संविधान की समवर्ती सूची में लाया गया। दूसरा कथन है राज्य विधायी अधिनियम के अंतर्गत अनुमोदित संस्थानों को उपाधियां डिग्री देने की शक्ति नहीं होती। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। एक सही है, आर गलत है। शिक्षा के सभी स्तरों में अंतर्राज्यीय भिन्नताओं को हल करने के लिए शिक्षा को 1976 में संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया, कंकरेंट लिस्ट में। और जो बी है ये गलत है कि राज्य विधायी अधिनियम के अंतर्गत अनुमोदित संस्थानों को उपाधियां डिग्री देने की शक्ति नहीं देता, ये गलत है, शक्ति देता है। अब आगे दिए हुआ है पैसेज जो हम अभी नहीं सॉल्व करेंगे, पैसेज कभी फिर अगले वीडियो में कर लेंगे। आज 2022 के जो PYQ था UGC नेट दिसंबर के लिए, मैं PYQ सीरीज के तहत पेपर फर्स्ट का हिंदी मीडियम से मैं आपको सॉल्व कराई हूँ। आपको अच्छा लगे या कोई क्वेरी है आपकी जो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। डेली किसी भी तैयारी को सही करने के लिए PYQ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, विद चारों ऑप्शन एनालाइज करके। धन्यवाद।